लोग बता ही नहीं रहे कि रुपया 91 डॉलर के मुकाबले जो गया है तो वो क्यों गया। प्रश्न नहीं कर रहे कि ये सरकार कहीं झूठे आंकड़े तो नहीं दिखा रही है, क्योंकि गोल्डी लॉक जैसी सिचुएशन, गोल्डी लॉक इकोनॉमी वाली सिचुएशन आज की डेट में इंडिया में हमें दिख रही है। इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ ज्यादा, ऐसा सरकार बता रही है, तो हमारा रुपया क्यों गिर रहा है भाई? विदेशी निवेशक देश को छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? यही कांग्रेस की सरकार रहती तो हल्ला बोल दिया रहता सारे एनजीओज ने, मीडिया ने, अपोजिशन पार्टीज ने। आज बीजेपी की सरकार है तो सब मौनी बाबा बने हुए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, उसमें भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सर देश के अंदर चल क्या रहा है? आर्थिक मोर्चे पर हम कहां खड़े हैं? आम आदमी की तो रीढ़ टूटी जा रही है। कहा जा रहा है कि जब रुपया डॉलर के मुकाबले 91 क्रॉस कर गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या सच में ऐसा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमको? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमको यही बूटी पिलाने में लगे हुए हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, 2 लाख के पार चांदी चली गई है, कुछ भी नहीं हो रहा है, देश में सब चंगा है। मोदी जी जॉर्डन जाकर बढ़िया अपना जो है मस्त जो है अवार्ड ले रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर हिमांशु जी, आपने दुखती रग जो है वो इस देश के मध्यम वर्गीय परिवारों की दुखती रग पे जो है उंगली रख दी आपने। सवाल मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मध्यम वर्गीय सबसे बड़ा पक्षधर है, सबसे बड़ा सपोर्टर है भारतीय जनता पार्टी और मोदीनॉमिक्स का अभी तक रहा है। और आज जब रुपया इस कदर तेजी से नीचे गिर रहा है, ना केवल डॉलर के मुकाबले, देखिए सिर्फ डॉलर के मुकाबले रुपया नहीं गिर रहा है, गंभीर परिस्थिति रुपए के लिए और हमारे देश के लिए इसलिए बन गई है क्योंकि रुपया जितनी भी विश्व की बड़ी बड़ी करेंसीज है उन सबके अगेंस्ट में गिर रहा है। जब साल शुरू हुआ था तब पाउंड स्टर्लिंग जो ब्रिटेन की करेंसी है उसके अगेंस्ट में रुपया 105 रुपए पे था, आज वो 122 पे है। उसके बाद में यूरो जो है, यूरो 88 रुपए पे था जनवरी 2025 में, आज 106 107 रुपए पे है। और आपका डॉलर आपने बताया 85 रुपए पे था, आज 91 क्रॉस कर गया, 91 पहुंच गया। तो इंडियन करेंसी जो है वो ना केवल डॉलर के खिलाफ गिर रही है बल्कि ये यूरो के खिलाफ भी 18 से 20% गिरी है इस साल। पाउंड स्टर्लिंग के खिलाफ भी 10 से 12% गिरी है। आपका डॉलर के मुकाबले भी 7 से 8% गिरी है। तो ये कंटिन्यूसली बहुत सारी करेंसीज के अगेंस्ट में हमारी रुपया जो है वो गिर रहा है। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं हिमांशु जी, बहुत गंभीर बात है, ध्यान से मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों आप लोग सुनना। इकोनॉमी में एक सिचुएशन होती है गोल्डी लॉक इकोनॉमी। गोल्डी लॉक इकोनॉमी का अर्थ यह है कि जब इन्फ्लेशन कम हो और जीडीपी ग्रोथ जो है वो अच्छा हो तो वो कंडीशन बेस्ट मानी जाती है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, देश के लिए। आज जो भारत जिस स्थिति में, अगर सरकारी आंकड़ों पे हम विश्वास करें तो इन्फ्लेशन सिर्फ 0.25% है। जो अक्टूबर में जो कंज्यूमर सीपीआई के जो नंबर्स आए थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, वो 0.25% था। इतना कम कभी आया नहीं है डेसिमल्स में, ठीक है। 1% से भी कम जो है वो सरकार बता रही है कि महंगाई है। और वहीं दूसरी तरफ सरकार बता रही है कि जीडीपी ग्रोथ जो है 7% के ऊपर जा रहा है। तो भाई ये तो आजादी के बाद से आज तक के सबसे बेहतरीन स्थितियों में से एक स्थिति है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यदि भारत है तो फिर भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? दूसरी बात यह है, ये लोग कहेंगे कि भारत का रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि विदेशी निवेशक जो भारत छोड़ के जा रहे हैं। सही बात है, भारत छोड़ के विदेशी निवेशक जा रहे हैं, पर फिर सवाल उठता है कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं? 1,61,000 करोड़ के स्टॉक और बॉन्ड्स कल तक विदेशी निवेशकों ने भारत के मार्केट में बेचा है इस साल। अकेले जो आपका जनवरी का महीना रहा, जनवरी 2025, उसमें ही विदेशी निवेशकों ने 78,000 करोड़ 78,000 करोड़ के शेयर्स और बॉन्ड्स बेचे थे। और इस पूरे साल में 1.61 लाख करोड़ के शेयर्स बेच चुके हैं विदेशी निवेशक। तो ये विदेशी निवेशक क्यों बेच रहे हैं? जब भारत की इकोनॉमी इतने अच्छे कंडीशन में है तो फॉरेन इन्वेस्टर तो यहां रिटर्न बनाने आए, तो वो रिटर्न बनाने के बदले देश छोड़ के क्यों जा रहा है? ठीक है, ये अपने आप में एक सवाल बनता है।
तो अच्छा, एक और बात यह है कि आप इस बात को समझिए कि वर्ल्ड ओवर जितने भी विकसित राष्ट्र हैं या बड़े राष्ट्र हैं, कोई भी राष्ट्र जो है वो 7% से विकास नहीं कर रहा। चाइना का विकास 5-5.5% का है। अमेरिका जो है वो 2% के आसपास में है। यूरोपियन यूनियन जो है पूरा का पूरा वो सब 2% है। ब्रिटेन 2% के आसपास में है। तो जर्मनी नहीं कर रहा, अपना ब्रिटेन नहीं कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा, जापान 1% से ग्रो कर रहा है, चाइना नहीं कर रहा। तो भारत जो 7-7.5% से ग्रो कर रहा है, उस ग्रोथ का फायदा विदेशी निवेशक क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये सवाल उठाता है, ये प्रश्न तो बनता ही है। तो क्या भारत सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, क्या वो विश्वास योग्य है? मैंने आपके पिछले 5-6 दिन पहले भी एक प्रोग्राम में ये कहा था कि भाई अगर सारी चीजें ठीक हैं तो विदेशी निवेशक इस देश को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, जो पत्रकारिता में आज की डेट में कोई नहीं पूछ रहा। कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा कि भाई विदेशी निवेशक क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अगर रुपया विदेशी निवेशकों के ही छोड़ के जाने के कारण गिर रहा है, तो सवाल तो ये बनता है कि विदेशी निवेशक क्यों छोड़ के जा रहे हैं। इस पे कोई गहन चर्चा, कहीं पे भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। जी हिमांशु जी। नहीं, गहन चर्चा करेंगे। गोदी मीडिया अगर एक्सपोज कर देगा तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना, तो फिर तो पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। पर्ची पत्रकारिता चल रही है ना सर। अब पर्ची पत्रकारिता में अभी हम देख रहे हैं कि वो नेहरू जी के डॉक्यूमेंट्स जो है निकलवा लिए थे, वो खुलकर सामने आ रहा है ना कि नहीं निकलवाए थे। अब तो मंत्री जी खुद ही संसद में बता रहे हैं कि नहीं निकलवाए थे। तो गोदी मीडिया को तो वैसे ही तमाचा पड़ रहा है ना सर। तो गोदी मीडिया अगर बात कर लेगा मिडिल क्लास की, तो उसकी हैसियत कम नहीं हो जाएगी। पुतिन साहब उनसे पूछ रहे थे ना कि आप कौन सा बूस्टर डोज लेते हैं, तो वो उस तरह की बातें करेंगे। ये छोटी मोटी बातें कहां करते हैं ये लोग। यही समस्या है भारत की मीडिया की, यही दुर्दशा है। देखिए, आप एक बात को समझिए, जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, उससे भारत के मध्यम वर्गीय परिवार की रीढ़ की हड्डी जो है, आप ये समझ लीजिए, वो चरमरा रही है। कारण ये है कि आप, मैं, हम सब स्कूल, मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, सब 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे करते हैं। अब ये पेट्रोल डीजल कंज्यूम करता है। भारत अपने इस्तेमाल करने वाला जो है, यूज करने वाला 88% क्रूड जो है वो विदेश से आयात करता है। एलपीजी गैस, जो गैस बनती है, वो भी आयात होती है, ठीक है, भारी मात्रा में। नेचुरल गैस इंडिया में उतना ज्यादा है नहीं। सोना इंडिया में 1 आउंस भी प्रोड्यूस नहीं होता, और आपको मालूम है कि हर शादी ब्याह में यहाँ पे सोना जो है वो कन्यादान में दिया जाता है। घर परिवार के लोग जो है बेटी को सोना देते ही देते हैं। तो ये सारी चीजें जो मध्यम वर्गीय परिवार को छूती हैं, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे सोना हो, चाहे सब्जी हो, फल हो। भाई सिर्फ लोग ही तो ट्रैवल नहीं करते ना, सब्जियां फल भी जो है वो भी तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। तो अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर जो है वो आपके खाने पीने वाली चीजों पे भी पड़ता है, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो मध्यम वर्गीय परिवार को हर चीज जो है वो महंगी मिल रही है। उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन नहीं है। और मजे की बात हिमांशु ये है कि आज की डेट में विश्व में सबसे सस्ता तेल जो है वो भारत सरकार को मिल रहा है। रशिया जो है वो $1 से $1.5 प्रति बैरल का डिस्काउंट दे रहा है इंडिया को ऑयल पे, और हम अपना 35% जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं रशिया से। तो आप ये समझिए 88% हम इंपोर्ट करते हैं और 100% जो फ्यूल कंजम्पशन है उसका 33%, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 40-45% जो इंपोर्ट हो रहा है, हमारा जो इंडिया गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है, वो रशिया से आ रहा है, और वो $1.5 से $1 के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो भारत सरकार के तो खजाने बढ़ रहे हैं, भारत सरकार को तो डिस्काउंट पे मिल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री को, अंबानी जी को डिस्काउंट में ऑयल मिल रहा है, पर भारत की जो जनता है इसको तेल, पेट्रोल, डीजल कोई सस्ता नहीं मिल रहा है। नागपुर जैसे छोटे शहर में 108 रुपए लीटर पेट्रोल का दाम चल रहा है। अब आप बताइए कि यदि 108 रुपए लीटर पेट्रोल रहा तो क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा। यही कारण है कि आप देखिए मार्केट में पूरी तरीके से एक स्टैग्नेंसी आ गई है। मार्केट में कोई भी चीजें जो है वो ज्यादा ट्रेड नहीं हो रही है। ले दे के सोना चांदी थोड़ा बहुत लोग खरीद रहे हैं,
वो भी शादी ब्याह के चक्कर में खरीद रहे हैं, अदरवाइज मार्केट में किसी भी तरीके की बॉयंसी अब बची नहीं है। जी हिमांशु जी। सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिन कितने अच्छे रहने वाले हैं मिडिल क्लास के लिहाज से, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा तो मोदी जी ने दिया था। अब अच्छे दिन किसके आए हैं ये तो अभी संसद में अजय माकन बता रहे थे कि 10,000 करोड़ से ऊपर का जो है बैंक बैलेंस भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। तो असल में होने क्या जा रहा है, जरा थोड़ी सी भविष्यवाणी भी कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए और उन लोगों के लिए जो तथाकथित देशभक्त हैं, और उनकी देशभक्ति की जो आंखें हैं जो असल में खुल जाए कम से कम। देखिए, अभी तक ज्यादा हाहाकार मचा इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने किसी भी तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट को संभाल के रखा है, पहली चीज। ये स्टॉक मार्केट, अब आप सोचिए कि फुग्गा फुला फुला के जो है विदेशी निवेशक तो देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने एसआईपी और म्यूचुअल फंड अच्छे हैं और तमाम तरीके के विज्ञापन देके जो है वो स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर आपको मेरे ही पैसे जो है ये निवेश करा रहे हैं, आपके मेरे जैसे करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स के। आज इंडिया में 21 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट हो गए, जो कोरोना के पहले 3.5 करोड़ थे वो बढ़ के 21 करोड़ के पार चले गए, ठीक है। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगे हुए हैं, वो 80 लाख करोड़ पहुंच गए। तो ये म्यूचुअल फंड में अधिकतर पैसा जो है वो तो रिटेल निवेशकों का ही है। तो ये फुग्गा स्टॉक मार्केट का जो फुलाया हुआ है उसके कारण से लोगों को दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट तो नीचे गिर नहीं रहा, तो सब कुछ ठीक ही होगी अर्थव्यवस्था। जिस दिन स्टॉक मार्केट ये 25-26 हजार से 18-17 हजार पे आ जाएगा, 17-18 हजार पे, उस दिन समझ में आएगा कि भाई हम कहां पहुंच गए हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तब हाहाकार मचेगा। रुपया तो 90 क्रॉस कर ही गया, अब शर्त लगने लग गया है लोगों के बीच में कि 100 कब क्रॉस करता है, क्या मार्च के पहले 100 के नीचे चले जाएंगे क्या, इस तरीके की बातें जो है वो होने लग गई है, ठीक है। तो आप जो भविष्यवाणी की बात कर रहे हो उसमें एक चीज समझ लीजिए कि जिस दिन इंडियन स्टॉक मार्केट 25% 30% गिरा, आप ये समझिए 7,000 7,500 पॉइंट निफ्टी गिरा, आज 25-26 हजार के आसपास में 17-18 हजार पे आया, तब आपको इसका असर जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार पे बुरी तरीके से नजर आना आरंभ होगा। क्योंकि पिछले कई सालों में भारत के मध्यम वर्ग ने बहुत भारी मात्रा में पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है। इसका कारण ये बताया गया कि भारत में घरों के दाम इतने ज्यादा हो गए कि लोगों की औकात के बाहर चला गया घर परचेज करना। सोना जो है वो 1 लाख क्रॉस कर गया है, 10 ग्राम है ना, 1 तोला सोना 1 लाख का पार बहुत पहले कर गया था। तो लोगों के 32-33 के करीब है, 35, अभी तो 1.35 के आसपास में। तो लोगों की आयते के बाहर चला गया है, ठीक है, सोना खरीदना। चांदी आपको पता है कि 2 लाख क्रॉस कर गई है, तो चांदी भी नहीं खरीद पा रहे। अब मान लीजिए आपके पास में 15,000 है, 25,000 आपको निवेश करना है, तो आप ना घर खरीद सकते हो, ना सोना खरीद सकते हो, ना चांदी खरीद सकते हो। तो आप क्या खरीद सकते हो? तो आप 25,000 के 50,000 के स्टॉक खरीद ले रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि भाई ये 50,000 के स्टॉक जो है मेरे 70,000 हो जाएंगे 2 साल बाद, तो मुझे अच्छा निवेश मिलेगा। ये सोच के इस विश्वास में लोग जो है पैसा डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में। पर ये 50,000 से 70,000 होने के बदले 30,000 हो गया, तब आप क्या करोगे? तो वो स्थिति जो है आपके लिए बहुत ज्यादा भयावह और दर्दनाक रहने वाली है। दूसरी चीज जो अभी तक ज्यादा हाहाकार नहीं मचा, उसका कारण है सोने का ऊपर दाम जाना। अभी भारत के परिवारों में सोना आज भी बहुत ज्यादा है। हम इंडियन लोग गोल्ड बहुत ज्यादा परचेज करते आए हैं सालों से, दशकों से। तो हर घर में सोने की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो यदि कोई विपत्ति भी आ रही है तो लोग जो है वो लोन अगेंस्ट गोल्ड ले रहे हैं। आप देखिए लोन अगेंस्ट गोल्ड कितना ज्यादा बढ़ गया सिस्टम में। मतलब आरबीआई को लिखना पड़ रहा है कि भाई ये एक तरीके का आने वाले दिनों में जो है बड़ा एक रेड फ्लैग भी हो सकता है यदि सोने के दाम बहुत तेजी से नीचे गिरे तो लोन टू वैल्यू जो रेशियो, एलटीवी रेशियो, वो भी इन लोगों ने जो है वो बढ़ा दिया है। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई मतलब लोग सोना अपने घर का गिरवी कब रखते हैं? जब उनकी स्थिति दयनीय होती है। कोई आदमी खुशी खुशी सोने को गिरवी नहीं रखता है। तो लोन अगेंस्ट गोल्ड जो है वो भी एक बहुत बड़ा जिस तरीके से फैल रहा है वो एक डिस्ट्रेस शो कर रहा है कि भारत का मध्यम वर्गीय परिवार बहुत डिस्ट्रेस में है।
लेकिन सर परंतु एक चीज और है, जी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो दवा होती है ना एनेस्थीसिया देना, तो एनेस्थीसिया देने से क्या सुन्न हो जाता है आदमी। तो इस देश की जनता जो है वो सुन्न पड़ गई है, वो राष्ट्रवाद के नाम पर सुन्न पड़ गई है, वो जय श्री राम के नाम पर सुन्न पड़ गई है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि 105 रुपए में पेट्रोल बिके या फिर 2000 रुपए में कल को पेट्रोल बिकने लगे। कोई फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 11 सालों में अपने खाते में 10,000 करोड़ से ज्यादा निवेश कर लेती है, उसके पास इतने सारे पैसे हो जाते हैं। एसेट तो आप छोड़ ही दीजिए कि हर राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर किस तरह से इनके बड़े बड़े वीआईपी कार्यालय बन रहे हैं, उसका तो कोई हिसाब ही किताब नहीं है। तो इस देश की जनता को एनेस्थीसिया दे दिया गया है क्या सियासी तौर पर, कि वो कुछ बोलेगी नहीं, कुछ कहेगी नहीं। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि हमने देखा ना कि यूपीए की सरकार में खूब भ्रष्टाचार हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, तो राजनीतिक तौर पर माहौल गर्म हुआ, तो फिर जनता भी भड़की और जनता ने तख्ता पलट कर दिया। तो कांग्रेस वालों को फिर समझ में आ गया कि हाँ भाई, हमको जो करना चाहिए था हम नहीं कर रहे थे, या फिर जहां पर हमारी कमियां थी उनको जो है हमको सही करना चाहिए था। लेकिन यहां पर वो एनेस्थीसिया दे दिया गया है, तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है लग रहा है सर। देखिए, इसमें कमी ये है, जैसे आप जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में थी तो उस टाइम में अन्ना हजारे जैसा मूवमेंट हो गया था, बाबा रामदेव ने मूवमेंट कर दिया था, श्री श्री हरिशंकर ने मूवमेंट खड़ा कर दिया था। कांग्रेस सरकार जो है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है, तो इन्होंने आंदोलन होने दिए। परंतु ये सरकार कहाँ आंदोलन होने दे रही है? इस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है किसान। किसान आंदोलन करते हैं तो आप दिल्ली में घुसने नहीं देते उनको, और जब खालिस्तानी दिल्ली बना में घुसे थे तब 2-2 साल बैठे रहे, आपने इनकी बात ही नहीं सुनी। ठीक है, जब रशिया यूक्रेन वॉर के संकेत आए और आपको लगा कि देश में गेहूं की कमी हो जाएगी, तो आपने जाके जनवरी 2022 में, दिसंबर 2021 जनवरी 2022, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मोदी जी ने जो है वो ये तीनों किसान नियम जो है वो वापस लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप प्रजातांत्रिक मूल्यों को आप स्वीकार ही नहीं करोगे, आंदोलन जैसी स्थिति आने नहीं दोगे, तानाशाही अपनाओगे, और दूसरी तरफ मीडिया जो है, मीडिया तो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। मीडिया से तो खबरें ये सारी की सारी गायब है ना, लोग बता ही नहीं रहे कि रुपया 91 डॉलर के मुकाबले जो गया है तो वो क्यों गया। प्रश्न नहीं कर रहे कि ये सरकार कहीं झूठे आंकड़े तो नहीं दिखा रही है, क्योंकि गोल्डी लॉक जैसी सिचुएशन, गोल्डी लॉक इकोनॉमी वाली सिचुएशन आज की डेट में इंडिया में हमें दिख रही है। इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ ज्यादा, ऐसा सरकार बता रही है, तो हमारा रुपया क्यों गिर रहा है भाई? विदेशी निवेशक देश को छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? यही कांग्रेस की सरकार रहती तो हल्ला बोल दिया रहता सारे एनजीओज ने, मीडिया ने, अपोजिशन पार्टीज ने। आज बीजेपी की सरकार है तो सब मौनी बाबा बने हुए। जो एनजीओ कर सकते थे वो एनजीओ पहले समाप्त कर दिए गए। आपके मेरे जैसे पत्रकार जो हल्ला मचा सकते थे, हमको मेन स्ट्रीम से गायब कर दिया गया है। जो अपोजिशन पार्टी के लीडर जो सवाल उठा सकते थे, उनके ऊपर में ईडी और सीबीआई के केसेस चल रहे हैं। तो भाई, जब आम जनता जो है उसको वो देख रही, वो समझ भी रही है, परंतु उसको हिम्मत नहीं मिल रही कहीं से। हर आदमी अपने घर में बैठ के सोच रहा है कि मैं अकेला अकेला क्या चना, वो बोलते हैं ना, भाड़ क्या, इस टाइप का कुछ है मुहावरा। हाँ, तो वो वही हर आदमी सोचा कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कमजोर हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा। सफर सभी हो रहे हैं, परेशानी सबको हो रही है, परंतु कोई भी आपको ये परेशानी जो है वो सड़कों पे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने हर व्यक्ति को एक अलग कंपार्टमेंटलाइज्ड स्टेट में जो है लाके धकेल दिया है। अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हाशिए पे हैं, मीडिया साष्टांग प्रणाम कर रहा है, ढंग के पत्रकार जो है वो सब यूट्यूब पे चले गए, मेन स्ट्रीम से बाहर हो गए हैं, ठीक है। और एनजीओ जो हैं, जो मूवमेंट क्रिएट कर सकते थे, एक प्रेशर ग्रुप बना सकते थे, वो सारे एनजीओ को जो है आर्थिक मामले में हेरा फेरी ये वो बता के बंद कर दिया गया है, या उनको ईडी सीबीआई के चक्कर उनको भी लगवाए जा रहे हैं। तो इस कारण से आम जनता देख रही है और उसको लग रहा है कि भाई, अगर मैं खुद अपने लेवल पे कुछ करने भी जाऊं तो मुझे सपोर्ट किसी का नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा। तो जनता भी चुपचाप बैठी है। प्रजातंत्र में वैसे भी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने की जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स की रहती है। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, या आम आदमी पार्टी से, या कॉमरेड लोगों से, कम्युनिस्ट पार्टी से, या समाजवादी पार्टी से, कि भाई, आप लोगों के नेता जो है
आप लोगों के कार्यकर्ता जो है वो क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे? गिरते हुए रुपये के, ये जो रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, इसके खिलाफ जो है ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ता कब सड़क पे उतरेंगे? ये यदि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स सड़क पे उतरेंगे तब जाके जो है जनता को लगेगा कि हाँ भाई हमारी आवाज उठाने वाला कोई है, और तब जनता जो है वो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के पीछे खड़ी होगी। आज देश की दुर्दशा ये है कि जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, ये सब हिम्मत हार के बैठ चुकी है। और मैं तो बहुत सारे अपोजिशन लीडर से बात करता हूं, ये सब एक ही बात बोलते हैं कि जनता ही इनको मजा चखाएगी। जनता कैसे सबक सिखाएगी भाई? जब तक आप लोग पहल नहीं करोगे, जब तक अपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो हैं ये पहल नहीं करेंगे, तब तक जनता क्यों सड़कों पे आएगी? एक प्रजातंत्र को स्ट्रांग बनाना, संगठित करना, इसमें अपोजिशन पार्टीज का बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग रोल रहता है। इंस्टीट्यूशनल बॉडीज जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, इलेक्शन कमीशन हुआ, ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, इन सबका बहुत स्ट्रांग इनकी भूमिका रहती है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए और अपोजिशन पार्टीज के लीडर हिम्मत हार के घर पे बैठ जाए तो जनता कुछ नहीं कर पाएगी। तो जनता की जाहिर तौर पर जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर हर किसी को अपनी भूमिका निभानी है। अब हर कोई कैसे भूमिका निभा रहा है अपने आप में हम सभी देख ही रहे हैं। अब हमारे दर्शक ही कमेंट करके बताएं कि इस सिचुएशन से वो कैसे खुद को निकालने के लिए तैयार हैं या फिर क्या कर सकते हैं, सुझाव क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।